बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये मुहावरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तो पूरा उतरता नज़र आता है। दौर ऑस्ट्रेलिया 2023 के आगाज़ से कबल क्रिकेट तज्जियाकार और साबिक क्रिकेटर्स, क्रिकेट पंडित इस बात पर जोर देते रहे कि ऑस्ट्रेलिया में असल मसला 20 विकेटें न लेना और बॉलर्स का परफॉर्म न करना है। बैट्समैन तो मुसलसल रन स्कोर करते हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने 20 विकेटें भी ले लीं, लेकिन नतीजा जूं का तूं ही रहा। इस मरतबा शाहीन शाह अफरीदी ने रिदम हासिल किया और गुज़िश्ता 5 सालों में चौथा टेस्ट खेलने वाले मीर हमजा ने पाकिस्तान बैटिंग के लिए वो हदफ सेट किया जिसे तहम्मुल के साथ हासिल किया जा सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। शान मसूद की इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान को ये उम्मीद भी हो चली थी कि शायद पाकिस्तान के लिए शिकस्त के बंजर ज़मीन से फतह की उम्मीद फूट पड़े, लेकिन आने वाले बाकिया बल्लेबाज महज छोटी इनिंग्स खेलकर वापस हो लिए और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर मुसलसल 16वीं नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने स्टीव स्मिथ को पवेलियन भेजकर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी दिलवाई, लेकिन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलवी टीम का सहारा बनते रहे हैं। अगर जो दूसरे एंड से टेल एंडर्स क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन एलेक्स कैरी ने पहले मिचेल स्टार्क और फिर पैट कमिंस के साथ मिलकर पाकिस्तान को ऐसा हदफ देने की तैयारी की जिसे हासिल करने के लिए पाकिस्तान को मुश्किलात होती। एलेक्स कैरी ने अपने करियर की 6वीं सेंचुरी स्कोर की, उन्हें मीर हमजा पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। स्टार्क ने 9, पैट कमिंस ने 16 और नेथन लियोन ने 11 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 262 रन तक पहुंचाया और पाकिस्तान को 317 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 4-4 और आमिर जमाल ने 2 विकेटें अपने नाम की। दौर ऑस्ट्रेलिया में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की जोड़ी अब तक वो तासुर कायम न कर सकी जो वो पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कायम कर पाए थे। 317 रन के हदफ में दोनों पर टीम को अच्छा आगाज़ फराहम करने की जिम्मेदारी आयद होती थी, लेकिन मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की जोड़ी ने दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 4 और इमामुल हक 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 49 रन पर ओपनर के पवेलियन लौट जाने के बाद अब पाकिस्तान को फतह दिलाने और हदफ तक पहुँचाने का बीड़ा कप्तान शान मसूद और पाकिस्तान की बल्लेबाजी में सबसे मुस्तनद और तजुर्बेकार बल्लेबाज बाबर आजम के सर था। इसके लिए शान मसूद ने मुस्बत अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए मुसलसल दूसरी इनिंग में निफ सेंचुरी भी बनाई, लेकिन पैट कमिंस जिन्होंने पहली इनिंग में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था, इस मरतबा भी बाबर आजम और शान मसूद की 61 रन की शराकत का खात्मा करने में कामयाब रहे। शान मसूद 71 गेंदों पर 60 रन की इनिंग खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उनके 7 चौके भी शामिल थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम की टेस्ट परफॉर्मेंस पर उंगलियां उठ रही हैं। कप्तानी से हटाए जाने के बाद ये तासुर आम था कि अब वो बतौर बैटर अपना किरदार बखूबी अंजाम दे पाएंगे, लेकिन दौर ऑस्ट्रेलिया में अब तक 4 इनिंग में ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। उनकी आखिरी 9 इनिंग्स की बात करें तो इसमें वो एक भी मरतबा निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो नहीं पाए हैं, मगर दूसरी जानिब इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि हर अच्छे और बड़े बैट्समैन पर बैट पैच या बुरा वक्त आ जाता है। बाबर आजम ने आखिरी 9 इनिंग्स के स्कोर पर कुछ इस अंदाज में बल्लेबाजी की है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 और 27, श्रीलंका के खिलाफ 3 इनिंग में 13, 24 और 39 रन बनाए। इस दौरान बाबर आजम कप्तान की हैसियत से टीम में शामिल रहे और अब वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में पर्थ की 2 इनिंग में 21 और 14 और मेलबर्न की पहली इनिंग में सिर्फ 1 और दूसरी इनिंग में 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग में बाबर आजम के बोल्ड होने का मंजर एक ही रहा जो कॉमेंटेटर्स के लिए अब मौजूए बहस भी रहा। बाबर आजम के आउट होते ही सऊद शकील भी 24 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, लेकिन इसके बाद सरफराज अहमद की जगह प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और लॉ ऑर्डर में बैटिंग करने वाले सलमान अली आगा ने बेहतर अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान के लिए जीत की उम्मीद फिर जिंदा कर दी थी। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने जारहाना बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की परेशानी में इजाफा कर दिया था। दोनों ने 57 रन की शराकत में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान जीत से सिर्फ 98 रन की दूरी पर था, लेकिन पैट कमिंस ने बतौर कप्तान इस जोड़ी को तोड़ने की ठानी और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी हो गए। मोहम्मद रिजवान को कराई गई एक शॉर्ट पिच गेंद उनके कलाई को छूते हुए विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में जा पहुंची। फील्ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और इसके साथ पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी तब्दील हो गया। सलमान अली आगा ने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की शॉर्ट पिच गेंदें पाकिस्तानी बल्लेबाजों को समझ में ना आई और सलमान अली आगा समेत बकिया टेल एंडर्स पाकिस्तान के मजमूए को 237 से आगे ना बढ़ा सके। 79 रन की शिकस्त पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट मैच में एक नई कहानी लिखकर चली गई। मेलबर्न टेस्ट मैच के 4 दिन में 40 विकेटें गिरी। कोई बैट्समैन
3 हिस्सों की इनिंग नहीं खेल सका। लेकिन एक बात तय है कि इस टेस्ट मैच में बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जब लगा कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन इस मैच में अंपायरिंग एक बार फिर मौजूए बहस बन गई। और खुलासा किया इस बात का टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने मैच के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सीधा न सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि इस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बेहतरी आने की हमेशा गुंजाइश है और हम सब लोग इस खेल के अंदर बेहतरी चाहते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि अंपायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है, क्योंकि एक ही अंपायर कॉल कभी किसी की फेवर में जाती है और कभी किसी के ख़िलाफ़ चली जाती है। तो जो स्पेशल हिटिंग द बॉल है, जब 3 स्टंप्स को बॉल लग रहा हो, दैट हैज़ टू बी नॉट लाइक इट हैज़ टू बी चेंज, क्योंकि जो हिटिंग द बॉल है वो हमेशा आउट होना चाहिए। क्योंकि ये एक बड़ी सिंपल चीज़ क्रिकेट की जो हमने देखी है कि जब भी स्टंप्स को बॉल लगेगा वो हमेशा आउट होगा। तो कैसे हो सकता है कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से एक की फेवर में चले जाए और दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। तो आई एम टॉकिंग इन जनरल, आई थिंक दिस इज़ द एरिया हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर वेल। टीम पाकिस्तान शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो सबके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा नहीं पाएगी। वो टीम जिसने भारत में वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी का इवेंट जीतकर सबको हैरान किया है, उस टीम को उसके अपने मैदानों पर अपने शायकीन के आगे हराना इतना आसान होगा नहीं। और टीम पाकिस्तान तो वैसे भी तजुर्बात से गुजर रही है, लेकिन पहले पर्थ में टीम पाकिस्तान को 360 रन की नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन मेलबर्न में ये एक बिल्कुल डिफरेंट टीम दिखाई दी। शान मसूद टॉस जीते, उन्होंने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया, 4 फास्ट बॉलर को टीम में शामिल किया, ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में बड़े स्कोर से महदूद रखा, फिर दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया को 300 रन नहीं करने दिया। मैच के बाद टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि कई बार ऐसा लगा कि हम जीत जाएंगे और जीत के करीब पहुंचकर हम मंजिल से दूर हो गए, लेकिन टीम की मजमूई कारकर्दगी पर वो क्या कहते हैं। रिजवान की बड़ी शानदार इनिंग्स थी और वो और सलमान आगा दोनों ने हमें ये फील दी। उससे पहले भी ये फील आई जब शान और बाबर खेल रहे थे, तभी हम सबको एज ए टीम लग रहा था कि ये हमारे मेन प्लेयर हैं, दे कैन विन द गेम फॉर पाकिस्तान, एंड दे वर प्लेइंग वेरी वेल। लेकिन शान के आउट होने के बाद, फिर बाबर के आउट होने के बाद, एवरी टाइम, क्योंकि हमें एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है एज ए टीम, हमें लग रहा था कि वी स्टिल कैन विन द गेम। बट एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसके बाद एकदम से जो है हमारी टीम जो है वो उस तरह फाइट नहीं कर सकी। बट स्टिल ओवरऑल अगर मैं पूरी गेम को देखूँ तो पाकिस्तान टीम ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली। पहले दिन से आखिरी दिन के आधे घंटे तक वी वर बेसिकली कंट्रोलिंग द गेम, लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मैंने कहा, क्रूशल मोमेंट्स है जो हम लोग विन नहीं कर सके। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़। अब सिडनी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच, नतीजा चाहे कुछ भी हो, बेनो कादिर ट्रॉफ़ी की ये सीरीज़ अब ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में बरतरी को कम ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये सीरीज़ जीत नहीं पाएगा। लेकिन क्या सिडनी में पाकिस्तान कुछ तजुर्बात करेगा, ये वो सवाल है जो लोगों के जहनों में मौजूद है, और इस सवाल का जवाब आने वाले दिन देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम एक ब्रेक की तरफ मूव करेंगे और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श से मेलबर्न टेस्ट पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। और अब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, और मेलबर्न टेस्ट पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श। पहले सिकंदर बख्श की तरफ चलेंगे। सिकंदर, क्या कहेंगे आप मेलबर्न टेस्ट के हवाले से? पाकिस्तान टीम ने मुकाबला तो सख्त किया, और वो किसी ने कहा है ना कि दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे बल्कि इंडिया से 1-2 मैसेज अभी मेरे जो फैंस हैं इंडिया में, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और बोला कि बैड लक हो गई और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस था। और मैं भी ये समझता हूँ कि बहुत एक बड़ा हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का चांस था कि हम जो ये 27 या 28 साल से जो नहीं जीते, वो जीतने का मौका था। मगर वाकई पाकिस्तान टीम के साथ बैड लक हो गई। मैं तो तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बड़ा फाइट किया, बस वो 1-2 छोटी छोटी गलतियाँ हो गई, जो कैच छूट गए, और मैं समझता हूँ अगर वो कैच पकड़े जाते तो आज बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट होता। तो मैं तो अभी कहूँगा कि वेल डन। सिर्फ थोड़ी बैटिंग हम अपनी इम्प्रूव कर लें तो बॉलर्स ने तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम दिखा दिया। तो बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान की टीम। इट्स अ बैड लक। ठीक हो गया। तो सिकंदर बख्श ने मेलबर्न टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी पर क्या कहा वो आपने सुना। अब अब्दुल रज़ाक की तरफ चलते हैं।
अब्दुल रज़ाक, माना कि दौरा ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं होता, कंडीशंस भी मुश्किल होती हैं, बैट्समैन हो या बॉलर, वो कैंगरूज़ के देश की कंडीशन से हम आहंग होने में भी कुछ वक्त लेते हैं। लेकिन माजी में भी वाइट बॉलर ख़ासकर T20 क्रिकेट में शिकस्त पर ये बात होती रही है कि बैट्समैन अपनी इनिंग्स को तवील करने में नाकाम रहते हैं। 317 रन के हदफ में पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद की इनिंग को निकाल दिए, तो ऐसा लग रहा है कि अपने 30-40 से ज़्यादा बैट्समैन रन बनाने के लिए खेल नहीं पाए ताकि अगले टेस्ट मैच के लिए उनकी जगह पक्की हो जाए और फिर वापस पवेलियन लौट गए। ये सोच क्या है? दूसरी जानिब तो ऑस्ट्रेलवी टीम है, टॉप ऑर्डर नाकाम हो तो मिडल ऑर्डर जिम्मेदारी लेता है, मिडल ऑर्डर नाकाम हो तो लोअर जो है वो खड़ा हो जाता है। इस तब्दीली को आप क्या कहेंगे? देखिए यही अब सीधी बात है, आप पूरा जो है सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरह नहीं, प्लेयरों के माइंड सेट जो मैं कहता हूं कि वो चेंज करने की जरूरत है। अगर एक बैट्समैन 50 की इंटेंट से खेल रहा है तो वो पाकिस्तान मैच हार रहा है तो उसको अगले मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए। सीधी बात है, ये एक मैसेज होता है सब प्लेयरों के लिए कि अगर आपने अपनी टीम के लिए नहीं खेलना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे कि आप देखेंगे कि इसकी एवरेज 50 की एवरेज है, इसकी 55 की एवरेज है, तो वो कंडीशन वाइज होता है। वो आपने एशिया में खेला, आपने श्रीलंका में खेला, पाकिस्तान में मैचेस खेले हुए हैं, यहाँ पे एक टेस्ट मैच का तो ठीक है आपको मार्जिन दिया जाएगा, दूसरे टेस्ट मैच में आपको फौरी तौर पे अपना एडजस्ट करना चाहिए। इतना टाइम होता है, आप प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, तो उसमें उस चीजों को खत्म करने की कोशिश करें जो एशिया में आप जिस तरह टेक्निक से खेलते आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक से खेलना चाहता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप 40-50 करने के बाद आप बिल्कुल अपनी विकेट थ्रो कर दें। तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि वहां आपको 40-50 के बाद 100 के लिए जाना पड़ता है। तो इस चीज को देखना पड़ेगा। टोटली मैं समझता हूँ कि प्लेयरों को एक मैसेज देना चाहिए कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेहतरी की तरफ जाए, ना केवल कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ जाए। सिकंदर, अगर यही सवाल मैं आपके सामने रखूं, इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? वो जो हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, जिस पर आप सवाल करते हैं यार ये है क्या, और वो जो पॉजिटिव इंटेंट की हम बात करते हैं, 317 रन कोई इतना बड़ा टारगेट था नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक, वहाँ का ग्राउंड, हमारे लिए सब कुछ ही चैलेंज था। लेकिन जब तक शान मसूद बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम स्कोर बोर्ड पर हिंसे चेंज कर रहे हैं। लेकिन वो जो शान मसूद का इंटेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी बैट्समैन उस इंटेंट के साथ खेल नहीं रहे थे, लेकिन अप्रोच बहुत फ़र्क था। यार देखो, वही बात अभी जो रज़ाक ने की, आपने की कि हम 60 कर लेते हैं, कोई 40 कर रहा है, कोई 30 कर रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। साउथ शकील भी वहीं फंसे रह गए हैं, वो उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे। रिजवान भी वहीं फंस के रह गए हैं। और नीचे के देखें, पिछली दफ़ा जो पहली इनिंग थी उसमें 5 लड़कों ने 113 रन किए थे। नीचे आके शाहीन ने भी 20 रन किए, आमिर जमाल ने 33 रन किए थे और रिजवान के साथ मिलकर, तो एक अच्छा स्कोर हो गया था। इस दफ़ा नीचे 4 सिफर लगे हुए। और मैंने अभी एक क्लिप निकाली हुई है जिसमें 6 लड़के हमारे नीचे के, जिसके अंदर रिजवान है, सलमान है, आमिर जमाल है, शाहीन है और आखिरी में शायद हमजा आउट हुए, सब शॉर्ट बॉल पे आउट। उनको पीछे गेंद किए, उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए और सब जो है या तो शॉर्ट खेलते हुए आउट हुए या सामने बैट एंड पैड आउट हो गए। तो विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि हम लोग जो है थोड़ा सा भी, एक दफ़ा भारत ने हमारे साथ किया था जब पांड्या ने शॉर्ट बॉलिंग कर दी थी, हम सब आउट होना शुरू हो गए थे। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। और हमारी जो बैटिंग है उसमें ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे अपने बाबर के ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे। बाबर उसमें जो है फेल हो गए, तो अब बाबर की वजह से भी बड़ा फ़र्क पड़ गया। और हमारा इमाम जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए या इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई जाए। उन्होंने 18वीं बॉल के ऊपर, मैं बैठा वो देख रहा था मैच, 18वीं बॉल पे सिंगल लिया है। तो 18 गेंद तक तो वो, बल्कि कमेंटेटर भी इस बात के ऊपर जरा वो जोर दे रहे थे कि भाई ये सिंगल नहीं लिया, चलो मुबारक हो। उन्होंने भी, कमेंटेटर्स ने भी कहा कि चलो जी इन्होंने पहला सिंगल ले लिया। तो हमें इमाम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्या वो इस काबिल हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस किस्म के जो टफ होते हैं उधर के लिए, या उनको रख लिया जाए सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाने के लिए या दूसरी ऐसी हल्की टीमों के खिलाफ। तो इन चीज़ों पर हमें ज़रूर गौर करना पड़ेगा। जो आखिरी मैच है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसमें फुल सीनियर खिलाड़ियों को खिलाएं। खुदा के वास्ते किसी नए बच्चे को ना डालें। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स नए बच्चे के लिए नहीं होती कि साइम अयूब को आप उसमें डाल दें, नहीं। आप सरफराज को खिलाएं, चाहे वो आखिरी मैच हो उसका या जो भी हो, वो सीनियर खिलाड़ी है, वो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। फेल होगा तो फिर हम उससे सवाल जवाब करेंगे, अदरवाइज बगैर खिलाए आप उसके साथ सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि आखिरी मैच में
जो मेरी टीम बनती है वो यही बनती है कि इमाम को हटाया, सरफराज को अंदर ले और फिर जाकर खेले। स्पिनर देखें, अभी बॉलिंग का जिक्र हो रहा था कि जी 50 ओवर करा दिए शाहीन ने। अच्छा 50 ओवर इसलिए कराए कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं और आपने स्पिनर्स के साथ फायदा ही नहीं उठाया। चले सलमान से गेंद उनको देखें, वो लाइन से जो है वो एक तरफ से गेंद कर ही जा रहा है, करा जा रहा है, दूसरी तरफ से 3-3 4-4 ओवर के स्पेल और वो कामयाब हो गए। तो हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक बार फिर अब्दुल रज़ाक को गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। रज़ाक, मेलबर्न टेस्ट के साथ एक और सीरीज़ हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हार गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन पर अब सिडनी टेस्ट 3 जनवरी बुध से शुरू होने जा रहा है। वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी ने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने वाले खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और साइम अयूब को मौका दिया। आपको लगता है कि सिडनी टेस्ट के लिए अब हमें साइम अयूब को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि ये बात तो होती रही है कि पाकिस्तान टीम में तवील अरसे से बेंच स्ट्रेंथ के मसाइल दिखाई दे रहे हैं? डेफिनेटली देखें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप प्लेयर्स के लिए अच्छा सोच रहे हैं, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली साइम अयूब को भी मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर साइम अयूब वहां पे रन्स करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपके लिए एशिया में बड़ा इजी हो जाएगा और इंग्लैंड में बड़ा इजी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में बड़ा इजी। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, क्योंकि ओपनर्स में हमें अटैकिंग प्लेयर चाहिए जो रन्स करके दे। क्योंकि ये जो पीरियड है हमारा ओपनर्स का, यहाँ पे हम थोड़े से ना पैनिक होकर खेलते हैं, रन्स बॉल ज्यादा खेल जाते हैं, रन्स कम होते हैं। इसकी वजह से जब विकेट गिरती है तो फिर जो मिडल ऑर्डर होते हैं बैट्समैन, उन पे प्रेशर पड़ता है। अगर ओपनर्स में ऐसा प्लेयर हो जो विकेट पे खड़ा होकर 100 कर सकता है, 150 कर सकता है, तो पाकिस्तान के लिए ये बोनस होगा। तो साइम अयूब की ऑप्शन बुरी नहीं है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अच्छा अब्दुल रज़ाक, आपने भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, एक नहीं कई बार, टेस्ट क्रिकेट भी खेली है। हम जो आखिरी टेस्ट 1995 में वसीम अकरम की क़यादत में जीते, मैन ऑफ द मैच लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद रहे। इसके बाद हम तवील दौरानिए की क्रिकेट में वहाँ जीतना तो दूर की बात, मैच बराबरी पर भी ख़त्म करने के लिए तरस रहे हैं। कोई निज़ाम को मोरज़ल टाम ठहराता है, कोई कहता है टेस्ट कम मिल रहे हैं, कहीं ये बात की जाती है कि हमें भी भारतीय टीम की तरह 3 से 4 हफ्ते कबल ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहां की कंडीशंस को समझना और अपने आप को वहां की मामला से हम आहंग करना चाहिए। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता 28 साल में कामयाबी न मिलने की वजह क्या है? इस मर्ज़ का अब तक इलाज हम ढूंढ क्यों नहीं पाए? डेफिनेटली देखें, हमारी फिटनेस के इशू है और हमारे में टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल वाइज भी हम बहुत ज्यादा होंगे, पर फिटनेस का जो है वहां पे जो फिट होता है वही कामयाब होता है। और हमने भी वहां पे क्रिकेट खेली है, वहां पे आप हमेशा आप ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इसलिए दे सकते हैं कि अगर आप उनसे ज्यादा फिट हों, और मेंटली तौर पे तो वहां पे फिटनेस चाहिए ही होती है, पर फिजिकली तौर पे भी फिटनेस चाहिए होती है, स्पेशली बैट्समैनों को, फील्डर्स को, क्योंकि वहां पे लंबी फील्डिंग भी करनी पड़ती है और फिर लंबा टेस्ट मैच भी होता है। तो यही वजह है पाकिस्तान के पास में भी और अभी भी फिटनेस में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई, फील्डिंग में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।